हेलो दोस्तों, ये आपका इन्वायरमेंट का लेक्चर 3 है। ऑलरेडी लेक्चर 1 और 2 अपलोड कर दिए गए हैं। आप चाहें देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेंगे। मैं आपको पहले थोड़ा नोट दिखाना चाहूँगा। आप 2-4 मिनट रुक के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इसमें लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम का हो या फिर यूपीएससी की भी क्यों ना हो, या यूपी पीसीएस हो ठीक है, या फिर आपका बीपीएससी हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस आपको पूछी जाती है, उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब में देखिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक रहता है कि थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है कि कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं, जिससे एक प्रतिबद्धता आती है कि डेली बेस पे नई नई चीज़ें डिस्कस करके आपके सामने समक्ष लाना। ठीक है, और अच्छे से प्रेजेंटेशन करना, ताकि आपका भी इसमें एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट हो। तो चलते हैं बिना टाइम गए हुए। जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, तो ये क्या है कि यह जैविक और अजैविक जो कारक होते हैं, उनके मध्य के पोषक और अन्य तत्वों के चक्रीय प्रभाव को संदर्भित करता है। क्या करता है ये? जैविक और अजैविक कारक होते हैं, उनके जो चक्र हैं, पोषक चक्र, उनको ये केंद्रित करता है। कितने प्रकार के होते हैं ये? तो गैसीय चक्र होते हैं और अवसादी चक्र होते हैं। गैसीय चक्र में आपका जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और कार्बन चक्र आ जाते हैं। अवसादी में सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र आते हैं। अभी हम इसको आगे से एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं। कार्बन चक्र क्या होता है? विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान कार्बन होता है, आप लोग जानते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं लगभग सभी में विद्यमान रहता है। वायुमंडल में ये जो CO2 है उसके रूप में विद्यमान है, और जल में ये घुलनशील होता है, कार्बन चक्र जो होता है। ठीक है, तो कार्बन सी से संदर्भित करते हैं। इसके अप्रूव क्या क्या है? क्रिस्टलीय अप्रूव होता है और अक्रिस्टलीय होता है। तो क्रिस्टलीय अप्रूव में क्या है? ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया और फुलरीन हो गया C60। ठीक है, अक्रिस्टलीय में लकड़ी का कोयला, कागज, सरका और जो चारकोल होता है, ठीक है, वो आ जाता है इसमें। तो ये कार्बन के कुछ रूप हैं जिन्हें आप अपने आसपास डेली बेसिस पे देखते होंगे कहीं ना कहीं। सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्बन चक्र। ठीक है, ये आपका यूपी पीसीएससी में 2000 में पूछा गया था, जो 2000 में यूपी पीसीएस होता है। कार्बन साइकिल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सनलाइट आ रही है, यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, ये आपका CO2 जो कि आपके इन्वायरमेंट में है, ये प्लांट पे रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद ये कार्बन फिक्सिबल होता है बाय कंज्यूमर, गाय के मतलब गाय खाती है घास को। उसके बाद ये डिकम्पोज होता है, फिर फॉसल और फ्यूल बन जाता है। उसके बाद जो फॉसल फ्यूल होता है उसे कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, फिर जाके यहीं पे आ जाता है। कुल मिला के इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ ये यानी कि कार्बन जो साइकिल है वो मौजूद रहता है। दर्शाने की कोशिश की गई है। वातावरण का कुल जो ओजोन 2 वर्षा के जल को घुलनशील कार्बन अम्ल H2CO2 का निर्माण करती है, जो कि कैल्शियम युक्त चट्टानों से क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करती है। इसका उपयोग स्वच्छ एवं समुद्र जल के जीवों के कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट युक्त जो शैल है उनके निर्माण में होता है। इन जीवों को की मृत्यु के पश्चात इनके खोल समुद्री सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो समुद्री जो इन्वायरमेंट है, सतह है, उस पर ये एकत्रित हो जाते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है। और जल चक्र में देखते हैं थोड़ा। आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। H2O ये स्रोत। ठीक है, मैं सब्सक्राइब करने एक्चुअली में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये चैनल थोड़ा नया है। ठीक है, तो सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी ये आगे कुछ होगा और तभी मैं आपके लिए कंटेंट अच्छे ला भी सकूँगा। तो चीज़ें नहीं रहती तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए
आपसे इतना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एनीवे चलते हैं। H2O स्रोत एक चक्र संसाधन होता है। ये वर्षा, हिम, ओस और इत्यादि द्वारा ये सब निर्मित होता है। धरातल का लगभग 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट रुक के देखते हैं पहले इसे। जल चक्र ये मुख्य चालक बल के कारण सौर विकिरणीकरण होता है और प्रक्रिया में वाष्पीकरण और संघनन हो जाता है। जैसे कि इसमें चित्र में आप देख सकते हैं, ये यहाँ से आपका वर्षा होती है, ठीक है। ये वर्षा हो रही है, कुछ यहाँ पहाड़ों पे जा रहा है, ठीक है, और कुछ यहाँ नदियों पे जा रहा है स्ट्रीम फ्लो वाटर, फिर कुछ ग्राउंड वाटर में जाता है नीचे, उसके बाद ओशियन में जाता है, फिर ओशियन से ये फिर से आसमान की तरफ जाता है। क्यों जाता है? वाष्पीकरण होकर जाता है, फिर ये बादल में जाता है। तो ये है आपका जल चक्र। तो कहने का मतलब है जो पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी है उसका लगभग 2/3 भाग ये पानी से ढका हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको एक बार देख लेते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। जो वर्षा की मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है? जो वायुमंडल में ह्यूमिडिटी है उस पर निर्भर करती है। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल में जल में की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है, जैसे जल चक्र। वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए कौन रखता है? तो ये कार्बन चक्र बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? कार्बन चक्र, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? नाइट्रोजन चक्र आता है, उसको एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र, इसको किससे दर्शाते हैं? N2 से दर्शाते हैं। N2 से नाइट्रोजन चक्र को देखते हैं। वायुमंडल में लगभग ये 78.08 होता है, ठीक है। प्रोटीन इसका अनिवार्य घटक है। पौधे एवं जंतु में इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। जो फ्लोरा एंड फौना है उसमें आप इसका डायरेक्ट वो नहीं कर सकते उपयोग। इसके प्रभाव क्या है? कमी कि पुरानी जो पत्तियां होती हैं उसमें हरी महीनता होता है, ठीक है। जो पुरानी पत्तियों में इसे महीनता होता है। पत्तियों का शीघ्र गिरना क्लोरोसिस के कारण होता है। अवरोधनी में वृद्धि होती है, और जो पुष्प होते हैं उसमें आने में विलम्ब होता है। जो फूल है उसमें आने में विलम्ब होता है इसकी कमी के प्रभाव से। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, नाइट्रोजन क्षार, हाइड्रोजन ग्रही न्यूक्लियर अम्ल, एटीपी, साइटोक्रोमा, विटामिन, वृद्धि हार्मोन व एल्कोलाइड के निर्माण में इसका उपयोग महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल के निर्माण में ये होता है। पौधे नाइट्रोजन की समानता मृदा से ही नहीं, नाइट्रोजन के रूप में अपनी जड़ों तक अवशेषित कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन से ही पौधे होते हैं वो जड़ों से ही नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन कर देता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो चक्र है N2, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आया, फिर ये बैक्टीरिया है इनको खाया, उसके बाद ये N2 3 बना, फिर नाइट्रोजन बैक्टीरिया हो गया, फिर उसके बाद N3 की करती ये डेंसिफिकेशन बैक्टीरिया में बनता है। उसके बाद फिर ये जो जड़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जड़ों से लेके ये पौधे अपने आप ग्रहण कर लेते हैं, जैसे अभी वहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। ये बन रहा है गोबर, ठीक है। तो ये सब इसी से होके बनता है, फिर से जाके ये बन जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ये राइसोबोम है, ठीक है। और ये क्या है? नाइट्रो, सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं नाइट्रोफाइम। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन चक्र की प्रमुख क्रियाएं क्या क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये जो चित्र है वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है एक्चुअली में। एक जैविक जटिल प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन को सर्वप्रथम अमोनिया फिर एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका फॉर्म क्या है? NH3NH4+, ठीक है।
नाइट्रीकरण होता है। अमोनिया और नाइट्रिक व इसके पश्चात नाइट्रेट में ऑक्सीकरण नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन में वायुमंडलीय स्थितिकरण के सहायक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे बिजली का चमकना, दहन मतलब जलना या ज्वालामुखी की गतिविधियों आदि, ये सब नाइट्रोजन के वायुमंडलीय स्थितिकरण में सहायक होती हैं। उसके बाद स्वर्गीकरण प्रोटीन बनाता है। ये कौन बनाता है? अमोनियाकरण। ठीक है, जैसे कि मृदा में उपस्थित पौधे व जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थों, अपशिष्ट प्रोटीन पदार्थों का बहुत से जीवाणुओं जैसे क्लेस्ट्रिया व एक्टिनोमाइसीया द्वारा अपघटित के फलस्वरूप एमिनो अम्ल के निर्माण में होता है। अतः ऑक्सीकरण में विनाइट्रोजीकरण के कारण यह अमोनिया निर्मित हो जाती है। विनाइट्रीकरण क्या होता है? इसके द्वारा भूमि के नाइट्रोजन का घटक ह्रास होता है। ठीक है, मुख्यतः मौसमी बाढ़ और अधिक सिंचाई के कारण ऐसा होता है, जो विनाइट्रीकरण होता है, जो नाइट्रोजन का क्षरण हो जाता है भूमि से। फॉर्मूला यहाँ पर दिखा हुआ देख सकते हैं, NO2 NO3 को तोड़ता है, जिससे ऑक्सीकरण मिल पाते हैं इसमें। तो ये रहा कुछ आपका नाइट्रोजन चक्र। उसके बाद कुछ देख लेते हैं नाइट्रोजन स्थितिकरण जीवाणु। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, इसमें रोटोस्पाइरलम होता है, नील हरित शैवाल होते हैं जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसे ब्लू एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ब्लू एल्गी। और क्लेसिला होता है, राइजोबियम होता है और कॉल स्टेडियम भी होता है इसमें। ठीक है, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो क्या होता है? इसमें क्या होता है? क्लियोस्ट्राइका होता है, र्यूलेरिया होता है, एलोसीरा होता है और एनाबीमा होता है और नेस्टाक होता है। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, बट आपका जो वनडे एग्जाम है उसमें इसे डिटेल में नहीं पूछते हैं। उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र को भी देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले आप चित्र को देख लीजिए। ठीक है, कुल मिला के फॉसिल फ्यूल के आने के बाद फिर ये यहाँ से यहाँ होते हुए फिर ये वायुमंडल में जाता है। ठीक है, सनलाइट से भी आता है, फिर प्लांट रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब पूरा प्रोसेस चलता रहता है। कुल मिला के घूम के ये इन्वायरमेंट वही रहता है। ये कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं, आप चाहें इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन चक्र उपस्थिति कहाँ पे होती है? वायुमंडल में 20% की होती है जिसकी उपस्थिति होती है। तो वायुमंडल में कितनी होती है? 20% की होती है, 20.95% की होती है। और जो भूमि पे कितनी होती है? 46.6% की होती है। और निर्माण कहाँ पे होता है इनका? हरे पौधों स्थानों में होता है, पादप प्लवक में जो कि समुद्र में होते हैं उनमें होता है, ज्वालामुखी जब उबल निकलता है तब उसमें होता है, और जो खनिज ऑक्साइड के न्यूनीकरण से भी ऐसा देखने को मिलता है। उपयोग कहाँ किया जाता है इसका? श्वास में, श्वसन में, दहन में और नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण में। ठीक है, ऑक्सीजन के इतने सारे यूजेबल हैं। रासायनिक रूप क्या क्या है इसके? आणविक ऑक्सीजन जो कि O2 के नाम से जानते हैं, जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इससे इसका रासायनिक प्रयोग भी किया जाता है। सल्फर चक्र का उपयोग सल्फर युक्त अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन एंजाइम, क्लातंत्र, कुछ एंजाइम, विटामिन व न्यूक्लियो प्रोटीन आदि के निर्माण में करते हैं। पौधों में सल्फर की मृदा से सल्फेट H2 अपनों के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि कुछ जीवाणु H2O का उपयोग सक्षम होते हैं। ठीक है, थायोबैक्टीरिया इस कुल थायोबैसिमल थायोऑक्सीडोन्स के रसायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा सल्फर को सल्फेट में ऑक्सीकरण किया जाता है और सल्फेट का अपचयन डिस्फ्लोरियो में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर का चक्र। ठीक है, सनलाइट पहाड़ों पर आती है, फिर पहाड़ों से जो ग्लेशियर होता है पिघलता है, फिर वो नदी में आता है। ठीक है, उसके बाद ये ग्राउंड वाटर में जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन वोल्केनो इरप्शन हुआ है। ठीक है, इससे भी सल्फर का साइकिल चलता है। और यहाँ पे फिर ये
ग्राउंड वाटर से होता हुआ फिर ये जिन पौधों में जाता है, फिर साथ में ये गाय हैं इनके अंदर जाता है, और फिर ये फैक्ट्रियों में फॉसल फ्यूल का दहन के कारण फिर ये इन्वायरमेंट में, वातावरण में फिर से प्रवेश हो जाता है। तो इस तरह से सर्कल चलता है। सल्फर की कुछ जाते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, तो कार्बन के रूप में कोयला और तेल फॉसिल फ्यूल्स में आता है। और कार्बनिक में कहाँ पाया जाता है, पाइराइट चट्टान, सल्फर चट्टान में पाया जाता है। स्रोत इसके क्या क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। जीवाश्म ईंधन के जलने से महासागरीय सतह में मिलता है, और विघटन के दौरान उत्पन्न गैसों में भी पाया जाता है। निर्माण में उपयोग किया जाता है इसको सजीवों द्वारा। अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम और विटामिन इससे निर्माण होते हैं जो जीव होते हैं। कमी से क्या क्या कौन से रोग हो जाते हैं, जो सल्फर है, सल्फर की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं उसे भी जानना जरूरी है। हरी महीनता, पर्ण मध्योतक, मोलोसोफिलिस, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। हरित लवक में वृद्धि में, और उत्तक जो है टिश्यू भी डिक्रीज कर जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कमी से इतने सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फास्फोरस चक्र, यहाँ पर देख सकते हैं द फास्फोरस साइकिल, ठीक है, यहाँ से आया, फिर पानी से होते हुए फिर इसके बाद ग्राउंड वाटर में जाता है, ठीक है, फिर ये वाष्पीकरण होकर फिर से जाता है यहाँ घासों में जाता है, ठीक है, ट्रैक्टर चल रहा है तो ट्रैक्टर से ये मिल्ट होता है। उसके बाद फिर ये यहाँ जाता हुआ ज़मीन में आता है, जो ये सब होते हैं पौधे उनसे, और फिर उसके बाद ये गायों के अंदर भी जाता है। तो इस तरह से ये जो चक्र है वो कुल मिला के चलता रहता है इस तरह से, ठीक है। फास्फोरस को हम पी से संदर्भित करते हैं। वायुमंडल में गैसों के रूप में बहुत कम विद्यमान होता है ये। प्राकृतिक रूप से ये चट्टानों में फास्फोरस के रूप में पाया जाता है, तो चट्टान है इसमें अधिकतर मिलता है ये। मुख्य भूमिका क्या है इसमें, जीवों और जैविक झिल्लियों, न्यूक्लिक अम्ल तथा कोशिकीय ऊर्जा का हस्तांतरण ये करता रहता है। निर्माण इसका कवक में होता है, कवक के रूप में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये कवक के रूप में ही है। जीवों के संबंध में अस्थियाँ और दान, इससे सल्फर निर्माण होता है। घटक इसके क्या क्या है, जीव द्रव्य पदार्थों जैसे न्यूक्लियोराइड, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिड, सहएंजाइम, माओ निर्मित परितंत्र और रासायनिक उर्वरक इसके घटक हैं। निष्कर्ष टोटल मिलाकर लगा, चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन इससे हो जाता है। जैविक पदार्थों, जीवाणु एवं कवक द्वारा ये विघटन होता रहता है इसका। चट्टानों के अपक्षय व कार्बनिक पदार्थों के अवघटन से भी फास्फोरस द्वारा मृदा को प्राप्त होता रहता है। इसे 2021 में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के एग्जाम में। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में होता है, जो फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए रहता है, ठीक है। फास्फोरस को पौधे मृदा में अपनी जड़ों द्वारा आर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं। तो ये आपका लेक्चर 3 समाप्त होता है, ठीक है, लेक्चर 3 आपका समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।